नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला की गई थी, उसी श्रृंखला के क्रम में आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। और इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसको आखिरी तक आप सॉल्व कीजिएगा, और आखिरी में आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने स्कोर को शेयर कीजिएगा, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि वाक्य में पदक्रम के नियम के अनुसार होता है। वाक्य में पदक्रम के नियम के अनुसार होता है। तो आपको बताना है कि वाक्य में पदक्रम के नियम के अनुसार कौन सा क्रम होता है। तो दोस्तों, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्ता, कर्म और क्रिया। सबसे पहले कर्ता को रखते हैं, उसके बाद कर्म, और आखिरी में क्रिया को रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है रचना के आधार पर शब्द के रूप पहचानिए। इसमें शब्द के रूप को पूछा गया है दोस्तों, रचना के आधार पर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यौगिक। दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आप याद रखेंगे इन्हें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है व्यंजन कितने होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33। दोस्तों, यदि इसमें 2 और मिला दिए जाएं, जिन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन, डा और ढा, तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 + 2 अर्थात 35 हो जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? तो दोस्तों, इसमें बताना है किस कवि का है ये काव्य संग्रह। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय का। दोस्तों, इनका फुल नाम है पूरा, वो भी पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। तो पूरा नाम आप याद रखें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है। और इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे सदा नीरा, चिंता और इत्तलम बावरा अहरी, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं, आप इन्हें भी याद रखेंगे। एक उपन्यास भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, नदी के द्वीप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, इसे भी याद रखें आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो और वह। दोस्तों, बाकी सभी इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? जब सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? इसमें आपको बताना है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल जैसे सीताराम, सीता और राम, अन्न जल, अन्न और जल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दोस्तों, इसमें और अथवा या का लोप होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। इसमें आपको बताना है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्याशित। और दोस्तों, जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे क्या कहेंगे? उसे प्रत्याशित कहा जाता है। और ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे क्या कहा जाता है? उस बात को आशाजनक कहा जाता है।
आप साथ ही साथ इन्हें भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों इसमें कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछा है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार। दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प, ये सभी क्या हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है बिडोजा। दोस्तों बिडोजा किसका पर्यायवाची होता है, ये इंद्र का होता है। और ऑप्शन बी में है पिशुन और डी में है अस्म। ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं, तो ये दोनों पत्थर के पर्यायवाची हैं। आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। इसमें आपको बताना है कि दुष्चरित्र शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशेषण वर्ग में आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। दोस्तों इसमें इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसमें बताना है आपको कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव, कुवलय, अंबुज, जलद। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जलद। जलद दोस्तों बादल का पर्यायवाची होता है। बाकी राजीव, कुवलय और अंबुज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। दोस्तों इसमें रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पूछा गया है। तो कितने भेद होते हैं। दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक एवं अकर्मक। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों इसमें बताना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक। बाकी सबकी वर्तनी गलत है दोस्तों। आधीन नहीं, आधीन लिखा है, उसका करेक्ट होगा अधीन। व्यवहारिक का होगा व्यावहारिक। और मिष्ठान की जगह ठा की जगह टा होता है दोस्तों, मिष्टान। याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द है। इसमें आपको बताना है स्थावर का विलोम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जंगम। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस अय। दोस्तों ये किस संधि के अंतर्गत आता है, तो इसमें यड़ संधि है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र में है। दोस्तों आपको बताना है कि ये सभी क्षेत्र किस बोली के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी। दोस्तों ये सभी अवधी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सीतापुर, लखीमपुर हो गया, उन्नाव हो गया, प्रतापगढ़, गोंडा, लखनऊ, अयोध्या, ये सभी अवधी के अंतर्गत ही आते हैं। आप इन्हें भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। तो दोस्तों इसका तद्भव रूप होगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। दोस्तों इसमें बताना है अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। स्टेटमेंट, एंडोर्समेंट, इनक्लोज्ड या नोटिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोटिफिकेशन।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। तो दोस्तों मूढ़ चेता का इसमें अर्थ आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसकी बुद्धि या मति मूढ़ हो। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म का अर्थ है। दोस्तों अली और अली शब्द युग्म का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो अली का अर्थ होता है सखी और अली का अर्थ होता है भ्रमर, भौरा, अर्थात इसका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें आपसे पूछा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग। बाकी सभी स्त्रीलिंग है इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कारक के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? इसमें दोस्तों बताना है आपको इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घी। दोस्तों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है, वो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे घी हो गया, वर्षा है, दूध है, सत्य है। इन पर कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, ये सदा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। आप इन्हें याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमात्मा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें कारक आपसे पूछा गया है, कौन सा कारक होगा इसमें? लड़का पेड़ से गिरा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? दोस्तों बताना है इसमें किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह को। दोस्तों एक डॉक्टर रंजना अरगड़े ने कवियों के कवि शमशेर नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इनको क्या कहा गया है? कवियों का कवि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? दोस्तों आपको बताना है इसमें किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति नहीं थे दोस्तों। प्रथम व्यक्ति थे सुमित्रानंदन पंत जी। इनको दिया गया था चिदम्बरा के लिए। कब दिया गया था? 1968 में। आप इसे भी याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? इसमें आपको बताना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनियों की कितनी स्थितियां हैं? इसमें ध्वनि की कितनी स्थितियां हैं आपको बताना है। तो दोस्तों ध्वनि की 3 स्थितियां होती हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पहली स्थिति है उच्चारण, दूसरी है गमन और तीसरी है श्रवण। ये 3 स्थितियां हैं ध्वनि की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन नहीं है? इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा व्यंजन नहीं है। तो इसमें जो ई है वो स्वर है, बाकी सभी व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा। जिस स्वर के उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लुप्त स्वर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें बताना है आपको, प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद हैं। कितने भेद होते हैं? तो प्रयत्न के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है अभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? इसमें आपको बताना है कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। कौन कौन से होते हैं? तो आप नोट कर लीजिए। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक तथा क्रियावाचक, ये 5 भेद होते हैं कृत प्रत्यय के। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। अब इन 4 में से आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरुष। पुरुष इसमें जो है वो है जातिवाचक। बाकी प्रयागराज आपका क्या है? प्रयागराज क्या है? तो ये व्यक्तिवाचक है। प्यार क्या है? भाववाचक। और लोहा क्या है? लोहा द्रव्यवाचक है। आप इन्हें भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्षा। वर्षा इसमें शुद्ध शब्द है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इसमें वाक्य शुद्ध आपसे पूछा गया है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है, तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे। दोस्तों ये गलत होगा। अनेकों की जगह क्या होना चाहिए? अनेक ग्रंथ लिखे। ऑप्शन बी है, महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि थी। ये भी गलत है। कवि की जगह क्या होना चाहिए? कवयित्री। और ऑप्शन सी है, आँखों से आंसुएं निकल आए। दोस्तों ये भी गलत है। आंसुएं की जगह पे क्या होना चाहिए? आंसू। और ऑप्शन डी है, जनता प्रतिनिधि चुनती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में वृत्ति के कितने भेद हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदी में वृत्ति के कितने भेद हैं? तो हिंदी में वृत्ति के होते हैं 5 भेद। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए। दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। पहला होता है विद्यार्थ, और दूसरा है निश्चयार्थ, तीसरा होता है संभावनार्थ, और चौथा है संदेहार्थ, और पांचवा अंतिम होता है संकेतार्थ। ये 5 भेद होते हैं वृत्ति के। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया प्रक्रिया अर्थात क्रिया व्यापार का बोध होता है उसे कहते हैं। इसमें आपको बताना है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं क्रिया पक्ष। इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एडवर्स का हिंदी रूप है। इसमें आपसे एडवर्स का हिंदी मीनिंग पूछा है, तो क्या होता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रतिकूल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिव्यय का अंग्रेजी रूप है। अब इसमें आपसे परिव्यय का अंग्रेजी रूप पूछा है, तो इसका अंग्रेजी रूप होता है आउटले। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों ऑप्शन ए में दिख रहा है ओवर ड्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत पुराना। और ऑफेंस ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपराध। और ऑप्शन डी में है ओमिशन। तो ओमिशन का अर्थ क्या होता है? ओमिशन का अर्थ होता है चूक या भूल। आप साथ ही साथ इसे भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अनुभाग अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए
धूम्रपान निषेध हेतु एक आदेश जारी करता है, इस आदेश को क्या कहेंगे? तो अनुभाग अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को जब जारी करता है कोई अधिकारी तो उसे कहते हैं कार्यालय आदेश। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आपका ये हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आपको ये पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसे लाइक करें। यदि चैनल पर आप नए हैं और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और आप प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पाते रहेंगे जब तक कि आपका